मैम स्क्रीन शो हो रही है ना आपको, बिल्कुल क्लियर? हाँ जी सर। तो हमने एक क्वेश्चन पहले, सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। तो क्वेश्चन है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833। कि जो चार्टर एक्ट 1833 है उसका सिग्निफिकेंस बताना है, और ये सिग्निफिकेंस हमें 60 वर्ड्स में लिखना है। तो सबसे पहले मुझे आप बताओ कि आप इस क्वेश्चन को किस तरह से शुरू करोगे। पहले हम इसको 60 वर्ड्स में करेंगे और देन फिर हम इसको 120 वर्ड्स में भी देखेंगे कि 120 वर्ड्स में इसको किस तरह से लिखा जा सकता है। तो पहले आप बताओ आप किस तरह से इस आंसर को फ्रेम करोगे, देन हम उसको फिर और अच्छा जो है वो करेक्ट करेंगे, देखेंगे कि और किस तरह से इसको जो है वो इम्प्रूव किया जा सकता है। सबसे पहले सर मैं लिखूंगी चार्टर एक्ट 1833 किस वाइसरॉय या गवर्नर जनरल के टाइम पे आया था। हम्म। और फिर उसके बाद इसके कुछ मतलब जो मेन 1833 ये एक्ट के जो मेन फीचर्स है जैसे कि सेंट्रलाइजेशन और स्लेवरी अबॉलिश्ड मतलब, या फिर सेंट्रलाइजेशन ही लिखूंगी पहले, फिर उसका नीचे सिग्निफिकेंस लिखूंगी। सिग्निफिकेंस में सारे फीचर्स वगैरह ऐड करके, और गवर्नर जनरल जो बंगाल था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, तो सिग्निफिकेंस ये रहा कि अ, जो पावर थी वो एक सेंट्रलाइज्ड पावर सेंट्रलाइज्ड हो गई, और वो जो और थे गवर्नर जनरल वो डिप्राइव हो गए उनकी पावर्स से, हम्म। और स्लेवरी अबॉलिश हुई थी इससे, ठीक है। इस एक्ट से। पर सर 60 वर्ड्स तो हो जाएंगे इतने में, और एक कंक्लूडिंग लाइन। एक कंक्लूडिंग लाइन, कंक्लूडिंग लाइन क्या बनाओगे? कंक्लूडिंग लाइन सर तो कि सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट में 1833 वाला एक्ट वन ऑफ सिग्निफिकेंट एक्ट्स ऐसे कुछ। ओके। वन ऑफ द, मतलब चार्टर एक्ट 1833 वन ऑफ द सिग्निफिकेंट जो एक्ट है, जिसने सेंट्रलाइजेशन की तरफ जो है वो एक तरह से स्टेप था ये, और इसने काफ़ी सेंट्रलाइज किया पावर को, कुछ इस तरह से बनाओगे। ओके, तो ऑलमोस्ट ठीक है, मतलब एवरेज है। लेकिन पता क्या है, हमें क्या करना है, हमें ना जब भी कोई हमारे पास ध्यान में रखना क्वेश्चन आता है, तो हमें उसको स्ट्रक्चर करना है। सबसे पहले काम होता है हमारा स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चरिंग हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हम अभी अभी हम जो स्ट्रक्चरिंग करेंगे वो पेपर पे करेंगे, मतलब हम लिखेंगे इस तरह से साइड में कि किस तरह से जो है वो क्वेश्चन को बनाया जाता है। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब जो चार्टर एक्ट 1833 है, तो सबसे पहले आप बता सकते हैं कि चार्टर एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट ड्यूरिंग द गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इस तरह से आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। देन उसके बाद आप सिग्निफिकेंस बताओगे, लेकिन अब हम इसको 60 और 120 दोनों को साथ में कवर करके चलेंगे। तो सबसे पहले आपने एक इंट्रोडक्शन बना दी कि ये एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था ड्यूरिंग द गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, और इट इंट्रोड्यूस्ड बाय द क्राउन विद द ऑब्जेक्टिव टू मेक अ कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया था। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो इंट्रोडक्शन जब आपने बता दी, फिर उसका इस तरह से एक ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, या विजन क्या था, या ऑब्जेक्टिव, या फिर इस तरह से एक लाइन याद रखना है कि जब भी ऑब्जेक्टिव विजन लिखोगे तो वो सिर्फ वन लाइन में होना चाहिए या फिर फ्यू वर्ड्स में। उसके लिए हमें ज़्यादा वर्ड्स या ज़्यादा लाइंस जो है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हमें जो है वो बनाना है। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स के बाद सिग्निफिकेंस हमसे पूछा है, लेकिन जब हमें इसे 120 वर्ड में लिखना है तो हमें यहाँ पर फीचर्स लिखने हैं। अब देखो, फीचर्स नहीं पूछे हैं, तो देन फीचर्स हम कैसे लिखेंगे? फीचर्स हम इस तरह से सेंटर में लिख सकते हैं, फिर या फिर हम इसे जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट बना सकते हैं, या फिर सर्कुलर भी बना सकते हैं, और फिर फीचर्स इस तरह से ऐड करने हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स थे। जितने आपको फीचर्स पता है ऑलमोस्ट आप इस तरह से लिख सकते हैं कि क्या फीचर्स हैं। जैसा पहला इसमें फीचर अगर हम बात करें तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करी थी। सेकंड फीचर अगर हम बात करें तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये फीचर हो गया। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया। फिर साथ में ये कहा था एग्जीक्यूटिव जो पावर्स थी, जो आपका गवर्नर जनरल था उसको पूरे इंडिया की दे दी। ठीक है, आप ये बता सकते हैं। यहाँ पर सोशल रिफॉर्म्स किए गए थे। सोशल रिफॉर्म्स में हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं स्लेवरी अबॉलिशमेंट। ठीक है, इंग्लिश
जो है वो मीडियम रहेगा लैंग्वेज का, कुछ इस तरह से जो है वो यहाँ पर कहा गया। इवन लाइक जो आपका कोर्ट लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी, ऐसे प्रोविजंस भी यहाँ पर थे। इस तरह से जो आप फीचर्स बता सकते हैं। देन उसके बाद हमें ऐड करना है सिग्निफिकेंस, कि क्या जो है वो सिग्निफिकेंस रहा चार्टर एक्ट 1833 का। अब सिग्निफिकेंस मेन पार्ट है, तो सिग्निफिकेंस यहां पर लिखेंगे इस तरह से कि सिग्निफिकेंस क्या है। इस तरह से यहां पे लिख दिया सिग्निफिकेंस, फिर शुरू करो। यहां पर पॉइंट डालो, आपको पॉइंट लिखना है तो पॉइंट, नहीं तो आप एरो भी लगा सकते हैं या आप सर्कल भी डाल सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। अगर आप सर्कल लिख रहे हो तो इस तरह से उसके नीचे एक जो है वो आप इस तरह से लाइन लगाओ और फिर लिखना शुरू कर दो। तो पहला सिग्निफिकेंस ये रहता है कि जो आपका गवर्नमेंट, अब हर जगह नहीं लिखना है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, सिंपल बताना है। पहला सिग्निफिकेंस क्या है, यहां से पावर सेंट्रलाइजेशन हुई है, यानी कि पावर कंसिडरेशन इनटू फ्यू हैंड। ठीक है, पावर जो कंसंट्रेट हुई थी फ्यू हैंड्स, मतलब कि गवर्नर जनरल के पास ज़्यादा पावर चली गई थी। ये एक पॉइंट आप यहाँ पर डाल सकते हो। और कहीं ना कहीं यहाँ से वन नेशन के कंसेप्ट भी जो है वो आता है, क्योंकि जैसे इसमें बता सकते हैं, जो सेकंड पॉइंट आप बता सकते हैं इसमें, कि वन नेशन का कंसेप्ट भी कहीं ना कहीं यहाँ पर लिंक करता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो दैट मीन्स इंडिया मतलब पूरे देश का, जिसमें तो ये प्रिंसिपल स्टेट्स में इंक्लूड हो रहे हैं इसी तरह से। तो आप इस तरह से यहाँ पर जो है वो बता सकते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद आप यहाँ पर सिग्निफिकेंस में और पॉइंट किस तरह से ऐड कर सकते हैं, कि जो सोशल रिफॉर्म्स की जो वेव थी, यानी कि मॉडर्न सोशल रिफॉर्म्स, यहाँ पर मॉडर्न सोशल रिफॉर्म्स, उनको जो है वो ब्रिटिशर्स ने भी प्रमोट किया। कैसे प्रमोट किया, तो सबसे पहले आप बता सकते हैं कि स्लेवरी को अबॉलिश किया, फिर ब्रैकेट में लिख देना कि 1843 में स्लेवरी अबॉलिश भी हो रखी है। सेकंड, आप सोशल रिफॉर्म से बता सकते हैं स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। पहला स्प्रेड ऑफ एजुकेशन लिख दिया, फिर उसके बाद बताना फॉर एग्जांपल इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन यहाँ पर डिसाइड किया गया, जो कि बाद में मैकुले जो है वो मिनट कंट्रोवर्सी में भी देखा गया है। फिर उसके बाद एक सिग्निफिकेंस आप और बता सकते हैं कि जो कोर्ट लैंग्वेज थी वो पर्शियन से रिप्लेस करके किसमें हो गई, इंग्लिश में। तो ये कुछ एक सिग्निफिकेंस रह सकता है। लॉन्ग टर्म आप सिग्निफिकेंस बता सकते हैं। फिर उसके बाद जब आप उसको कंक्लूड करना है, तो यहां पर आप बताओगे कि लीडर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने बाद में जो एक तरह से मॉडर्न रिफॉर्म्स की जो बेस था, यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स ने कुछ मॉडर्न रिफॉर्म्स इनिशिएट किए अंडर द बैनर ऑफ रूल ऑफ लॉ, उन पर चलकर जो है वो एक तरह से सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट जो है वो भारत में शुरू करी, जो कि कहीं ना कहीं बेस बनता है नेशनलिज्म के लिए। तो इस तरह से आप इसको फाइनल जो है वो कंक्लूड कर सकते हैं। फिर ये पूरा आंसर बनाया जा सकता है, एक ऑप्शन ये हो सकता है। सेकंड, आप ये बता सकते हैं कि एट द एंड कंक्लूजन आप पॉइंट इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं कि जो चार्टर एक्ट 1833 था, कहीं ना कहीं वो एक सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स जो कंपनी में रिफॉर्म्स करने के लिए क्राउन ने शुरू किए, तो उसका वन ऑफ द मेजर स्टेप था, जिसने भारत में रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट को जो है वो प्रमोट किया एक तरह से। ये आप एट द एंड लिख सकते हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि जो सेंट्रलाइजेशन की पावर, यानी कि पावर कंसंट्रेटेड इन द ब्रिटिश एंड, वो शुरू हुआ था, फाइनली एंड होता है 1858 के एक्ट के अंदर। इस तरह से आप बता सकते हैं, फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी एक्ट आते हैं या हमारा फ्रीडम स्ट्रगल के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप जो हो डायरेक्ट बता सकते हैं, कहाँ पर नेशनलिज्म के साथ लिंक करो या फिर प्रेजेंट टाइम से लिंक करो। डेमोक्रेटिक मूवमेंट, अगर कोई ऐसी मूवमेंट आती है, रिवोल्ट और रिवोल्ट हो गया, या फिर कोई अपराइजिंग्स हो गई, या कोई जो है वो रिबेलियन हो गया, आर्म रिबेलियन हो गया, या फिर कोई मूवमेंट हो गई लाइक स्वदेशी मूवमेंट, या फिर अगर हम बात करें होम रूल लीग मूवमेंट, तो कोशिश करनी है कि उनको डेमोक्रेटिक वैल्यू से लिंक करना है। या फिर प्रजामंडल मूवमेंट एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहता है, तो उसको डेमोक्रेटिक वैल्यू से लिंक करो, या फिर उसको आप जो फ्रीडम स्ट्रगल से बताओ। जब आप फ्रीडम स्ट्रगल से बता दोगे, तो आप ये भी कोशिश कर सकते हैं कि उसको आफ्टर इंडिपेंडेंस बताओ। जैसे कि गांधी पे अगर कोई क्वेश्चन आता है लिखने के लिए, या गांधी की वैल्यू पे आता है, गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स थे, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, ट्रुथ, या फिर ये किस तरह से हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में रोल प्ले करते हैं, तो इसका जो कंक्लूजन रहेगा वो फ्रीडम स्ट्रगल तक लिमिटेड नहीं थे, हम बताएंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस भी है। फिर हम उसमें एग्जाम्पल बता सकते हैं स्वच्छ भारत मूवमेंट, जो स्वच्छ भारत जो अभियान शुरू किया था, वो भी कहीं ना कहीं गांधीयन प्रिंसिपल्स पर ही बेस्ड है। तो इस तरह से हम को लिंक कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। हाँ जी सर। अभी आपको क्या करना है, इसके बाद आपको लिखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। आपके पास ये टारगेट रहेगा, आपको इसको 120 वर्ड्स में भी लिखना है और 60 वर्ड्स में भी लिखना है। 60 वर्ड्स में अगर नहीं लिखना चाहते तो आप इसको 150 वर्ड्स में ट्राई करना, 150 वर्ड्स में लिखना ही लिखना है, ठीक है। ओके सर। तो आज हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को कुछ और भी कहते हैं, क्या कहते हैं? गुड गवर्नेंस एक्ट। क्यों कहा गया है इसको गुड गवर्नेंस एक्ट? क्योंकि ये पहला एक्ट है सर जिसमें गुड गवर्नेंस की और कुछ ये जो गवर्नेंस होता है इसको क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में गवर्नमेंट का तो मतलब हो गया सरकार, सरकार। लेकिन जो गुड गवर्नेंस है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब गवर्नेंस को क्या कहते हैं हिंदी में? शासन। पता नहीं। ये याद रखना, शासन कहते हैं गवर्नेंस को। देन देखो गुड गवर्नेंस एक्ट में हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन रेज होता है कि पढ़ना क्या है इसमें और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन ना डायरेक्ट पूछा जा, पहले तो होता था ऐसा कि डायरेक्ट आ जाता था क्वेश्चन कि राइट ए फीचर्स ऑफ द गुड गवर्नेंस एक्ट ऑफ 1858 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। लेकिन अभी क्या है, इसका ये जो कंसेप्ट है, ठीक है, अब यहाँ पर आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनेगा, अब कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। अब वो पूछ सकते हैं कि जो गुड गवर्नेंस एक्ट है इसका सिग्निफिकेंस क्या रहता है फ्रीडम स्ट्रगल के साथ। इसको लिंक करके पूछ सकते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल के साथ लिंक करके जो आप बताना है कि फ्रीडम जो हमारा स्ट्रगल है उससे क्या सिग्निफिकेंस रहता है इसका। तो जब भी हमें इस टॉपिक को पढ़ना है सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है सबसे पहले तो उसकी एक इंट्रोडक्शन बनानी है। देखो अपने नोट्स को आंसर फॉर्मेट में ही बनाओ, सबसे बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि हम क्या करेंगे, एक इंट्रोडक्शन बनाएंगे। अब इसकी इंट्रोडक्शन किस तरह से बनाई जा सकती है, अब साथ साथ में इसको नोट भी करते रहो, आपको हेल्प मिलेगी। इसकी इंट्रोडक्शन बनाई जा सकती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आल्सो नोन एज गुड गवर्नेंस एक्ट, गुड गवर्नेंस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द क्राउन आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद इंट्रोड्यूस किया गया था विद द ऑब्जेक्टिव टू रिफॉर्म द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये एक इंट्रोडक्शन बनाई जा सकती है सिंपल। फिर उसके बाद बताओगे, देखो ऑब्जेक्टिव भी हमने इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर दिया और हमने एक इंट्रोडक्शन भी बना दी लिंक करके। फिर हमें इसके बाद इसके फीचर्स लिखने हैं, किसके फीचर्स क्या थे। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप फीचर्स को लाइन वाइज भी लिख सकते हो और आप फीचर्स को एरो में भी लिख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला फीचर क्या था, गवर्नर जनरल जो है वो बन गया वॉइस रॉय। और मैंने ये कहा था कि गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है, आप पढ़ कर आए इसको? नहीं सर यहाँ तो ये याद ही नहीं काम है रहा। आपके लिए, आपको इसको पढ़कर आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बिल्कुल बेसिक सा है, ये पता होना चाहिए। कई बार इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इवन लाइक अगर आप इंडियन हिस्ट्री ऑप्शनल रखते हो तो आपको इस तरह के जो है वो पता होने चाहिए। देन उसके बाद फीचर्स में पहला जो है वो हमें ये हम बताएंगे कि गवर्नर जनरल जो है वो वॉइस रॉय बन गया। देखो सबसे पहले पॉजिटिव फीचर बताओ, नेगेटिव सब बाद में बताने हैं, क्या उन्होंने कैंसल आउट किया वो हम बाद में बताएंगे। पहला फीचर हो गया। सेकंड फीचर आप यहाँ पर बताओ कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एक पोस्ट क्रिएट करी गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। आप बता सकते हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक पोस्ट क्रिएट की, प्लस साथ में 15 मेंबर की एक बॉडी भी बनाई गई जो इसको जो है वो असिस्ट करेगी। फिर आप अगर आपके पास ये क्वेश्चन 120 वर्ड में आता है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काम क्या होगा, वो ब्रिटिश एमपी होगा और क्राउन को असिस्ट करेगा इंडियन अफेयर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव पॉइंट्स को ऐड करना शुरू करेंगे। जो डुअल गवर्नमेंट का कंसेप्ट था इन फॉर्म ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उसको अबॉलिश कर दिया, वो खत्म हो गए। ठीक है, ये आप बता सकते हैं। देन इसमें और पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे देखो 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट आप बता सकते हैं कि पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, जो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन थी उसको खत्म कर दिया गया, कोई एनेक्सेशन जो है वो अब नहीं होगा। और इसका एग्जांपल आप बता सकते हैं, अब यहां पर हमें पता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अबॉलिश किया गया, लेकिन हमें उसको लिखना है। फॉर एग्जांपल जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उसको अबॉलिश कर दिया गया। फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट आप यहां पर क्या बनाएंगे, फिफ्थ पॉइंट आप बनाएंगे कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को जो है वो सेपरेट किया गया। अब ये सेपरेशन जो है वो पहले हो रखी है 1853 के एक्ट में, लेकिन वो प्रोविजन यहां पर भी एक्टिव रहा, आप इस तरह से बता सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट हो गए जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप इनको लिख सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। फिर उसके बाद फीचर जब हमने ऐड कर दिए, देन हमें सिग्निफिकेंस लिखना है।
कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब देखो सिग्निफिकेंस इसका दो तरह से बनाया जा सकता है। एक तो पहला ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से कि ब्रिटिशर्स के लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस रहा, और सेकंड इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब पेपर में हम इस तरह से इसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम इसको सेग्रीगेट करते हैं तो हमें इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से कम पॉइंट मिलते हैं या ब्रिटिश पॉइंट से कम पॉइंट मिलते हैं। तो हम इनको मिक्सअप करके लिखेंगे, लेकिन हमारे माइंड में रहेगा कि ब्रिटिश से क्या रहा और इंडियन से क्या रहा। तो ब्रिटिशर्स के लिए सबसे पहले हम सिग्निफिकेंस बताएंगे यहाँ पे कि क्राउन ने जो है वो फुल टेक ओवर कर लिया कंपनी को, ये सिग्निफिकेंस रहा, और रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट को भारत में शुरू किया। और इसलिए इसको गुड गवर्नेंस कहा जाता है, क्योंकि ये कहा गया कि कंपनी ने भारत में अच्छे से रूल नहीं किया। अब क्राउन खुद से महारानी, यानी कि उसको ताज का शासन भी कहा गया है। तो वो जो ताज का शासन आता है वो कंसेप्ट इसलिए ही आता है ताकि ये क्लियर होता है कि कंपनी ने जो है वो भारत में अच्छे से रूल नहीं किया और बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रखा है, जिसकी वजह से रिवोल्ट भी हुआ। तो ये हम पॉइंट बता सकते हैं सिग्निफिकेंस में। सेकंड, ब्रिटिश के से वो पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हम बता सकते हैं कि यहाँ से फिर ब्रिटिशर्स, क्राउन ने ना डायरेक्ट टेक ओवर जब किया, तो हम देखते हैं कि भारत और ब्रिटेन के बीच में बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशंस बनने शुरू हो गए। अब बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स जो है वो भारत आ रहे थे। फिर हम देखते हैं बाद में कंपनियां, और भी कंपनियां आई जिन्होंने भारत के साथ व्यापार किया, और कंपनी ने, क्राउन मतलब किस तरह से जो है वो यहाँ से ट्रेड एंड गुड सर्विसेज और प्लस ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, वो सब आप यहाँ पर बता सकते हैं वेल्थ वाले कंसेप्ट को इस तरह से। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता सकते हैं कि भारतीयों को एक मौका मिला, दैट इज रिप्रेजेंटेशन का। भारतीय भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कंसेप्ट यहाँ से हमें क्लियर मिलता है कि ये इसके बारे में पता चलता है, आप लिख सकते हैं इसको। और दूसरा, जो डिसेंट्रलाइजेशन हुई थी, ठीक है, आप इसको एज अ फीचर भी लिख सकते हैं कि जो कंसेप्ट डिसेंट्रलाइजेशन का शुरू हुआ था 1858 के एक्ट में, उससे कहीं ना कहीं भारतीयों का भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो शुरू होना, मतलब भारतीयों का शेयर भी एडमिनिस्ट्रेशन में शुरू हुआ। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। फिर फाइनली हमें इसका कंक्लूजन लिखना है, तो उसमें हम ये लिख सकते हैं कि जो 1858 का एक्ट है, कहीं ना कहीं उससे क्या हुआ है कि उससे जो है वो एक बेस बना, ठीक है, और ये बेस जो है वो हमारे नेशनलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक रिप्रेजेंटेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब शुरू हुई, तो उससे कहीं ना कहीं भारतीयों में कॉन्फिडेंस आया कि हम जो है वो सेल्फ रूल, यानी कि खुद भी जो है वो भारत पर जो है वो इन फॉर्म ऑफ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन हम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। भारतीय भी अपने आप जो है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो ये कंसेप्ट आप इस तरह से लिंक कर सकते हैं इसको एट द एंड। क्लियर हो गया। हाँ जी सर। देन उसके बाद दूसरा एक्ट आता है यहाँ पर 1861 का चार्टर एक्ट। अब सिमिलर इसी तरीके से चार्टर एक्ट को पढ़ना है। अब इसके फीचर्स रहते हैं, अब देखो इंपॉर्टेंट बताता हूँ, 1861 और 1892 ये दो एक्ट है जिनको इंडियन काउंसिल एक्ट कहा गया है, इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें क्या हुआ है, इसमें ना रिप्रेजेंटेशन मिली है। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कैसी रिप्रेजेंटेशन मिली, ये दोनों एक्ट आपको याद करके रखने पड़ेंगे। इसमें जो एग्जांपल्स है, इसमें जो फीचर्स है, वो हम एज ए एग्जांपल ऐड करेंगे आगे। जैसे कंसेप्ट एक छोटा सा समझते हैं कि 1861 का जो एक्ट था, यहां पर जो है वो पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू हुआ था। क्या होता है ये पोर्टफोलियो सिस्टम? जैसे सर आजकल भी है ये पोर्टफोलियो सिस्टम, मतलब जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट अलग दे दिया, किसी को रेवेन्यू मिनिस्टर बना दिया एक, रेवेन्यू मिनिस्टर बना दिया है कोके, और अलग अलग डिपार्टमेंट हेड मिनिस्टर जो भी है उनको एक पोर्टफोलियो दे दिया, एक डेजिग्नेशन दे दिया मिनिस्टर का, और वो एक ही काम देखेगा। अच्छा, नाइस। तो इसको कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। मतलब सबसे पहले क्या होता है कि जब सीएम बनता है, तो सारा का सारा मंत्रालय सारे उसके पास होते हैं। फिर उसके बाद वो मंत्रियों को देता है कि भाई तू ये वाला संभाल ले, तू ये वाला संभाल ले। एक को हेल्थ दे दिया, एक को रेवेन्यू दे दिया, फिर एक को उसने कहा कि आप जो ट्रांसपोर्ट देख लो, ठीक है, एक को उसने पंचायती राज दे दिया, इस तरह से। तो इसको कहते हैं पोर्टफोलियो, यानी कि वर्क डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये इंट्रोड्यूस तो लॉर्ड जो आपके कैनिन थे उन्होंने 1859 में किया था, लेकिन इसके जो प्रोविजंस है वो मेंशन्ड है 1861 का जो एक्ट है उसके अंडर। तो कहीं भी आपको वर्क डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिखना है तो आप बता सकते हैं कि भारत के लिए ये नया फिनोमेनन नहीं है, ये हमने पहले भी देख रखा है 1861 के एक्ट के अंडर। अगर आप इतना लिखना चाहते हो तो इनफ है, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि इससे पहले भी था। हम एंशियंट और मिडिवल पीरियड में देखते हैं कि एक राजा के पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती थी, जिसमें राजा जो है वो काम बांटता था। तो इस तरह से आप लिंक करके बता सकते हैं। सेकंड, उसके बाद
एक यहाँ पर आपको याद रखना है, और दूसरा एक यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है वो प्रोविंसेस जो हमारे प्रेसिडेंट, लाइक आपका बॉम्बे, पंजाब एक सेपरेट जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली दी, ठीक है, बॉम्बे को एक अलग से मिली, मद्रास को एक अलग से मिली, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को अलग से मिली लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। तो ये प्रोविजंस भी जो है वो इन्हीं से आते हैं कि वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन थी उसको बहुत ज़्यादा किया गया, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो पावर डिस्ट्रीब्यूट हुई। उसके बाद एक और प्रोविजन है जो याद रखना है, वो है इलेक्शन का। सबसे पहले इलेक्शन का कंसेप्ट भारत में जो आया था वो कौन से एक्ट के अंडर आया था? 1892। 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, यहां पर सबसे पहले जो वो इलेक्शन की बात की गई है इन फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन का कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर जो है वो आता है, ये हमें याद रखना है। ऑलमोस्ट इस तरह से आपको ये दोनों एक्ट याद रह जाएंगे। अब ये क्लियर हुआ कि अगर जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो ये किस तरह से लिंकअप करते हैं, कहाँ पर ये काम आएंगे और किस तरह से हेल्प करेंगे। क्लियर? हाँ जी सर। देन उसके बाद आता मैम है उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अब ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है, ये कैसे लिंक करेगा? इसमें सिर्फ एक प्रोविजन है जो हमें याद करना है, वो है कम्युनलिज्म। और कल के लिए ये टॉपिक है, आपको ना कम्युनलिज्म पर पढ़कर आना है। ये होमवर्क है एक तरह से। कम्युनलिज्म टॉपिक पूरा क्लियर होना चाहिए कि ये टॉपिक होता क्या है, इसका कम्युनलिज्म का मीनिंग क्या है, कहाँ से ये कंसेप्ट आया, इसका रेलेवेंस क्या है, प्रेजेंट टाइम में इसका क्या रेलेवेंस है, फ्रीडम स्ट्रगल से किस तरह से लिंक करता है, इसमें क्या जो है वो चैलेंजेस है, इसके मेरिट्स क्या हैं, इसके डीमेरिट्स क्या हैं, दोनों क्लियर होनी चाहिए कि इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। ठीक है? प्लस साथ में भारत कम्युनिस्ट कंट्री हो सकता था या नहीं हो सकता था, भारत ने सोशलिज्म क्यों अडॉप्ट किया, कम्युनिज्म क्यों नहीं अडॉप्ट किया, और कौन सी स्टेट्स में कम्युनिज्म स्टिल एक्टिव है, कि क्या क्या चैलेंजेस है, ये आप पूरा का पूरा पढ़कर आओगे। इवन इसमें आप वर्ल्ड पर्सपेक्टिव भी पूरा पढ़ना, कि वर्ल्ड का क्या पॉइंट है इस पे। इस तरह से थोड़ा गूगल सर्च करना है इसके ऊपर और काम करना। तब जितना आप सर्च करोगे, पढ़ोगे, अभी नोट्स बनाओगे, चीज़ें याद रहेंगी। एट द एंड फिर जब हम इसको क्लास में डिस्कस करेंगे तो फाइनली ये पक्का टॉपिक बन जाएगा हमारा। ठीक है? तो ये टॉपिक ओके पढ़ना है। ओके? ओके सर। सारे पॉइंट्स नोट कर लिया आपने इसके, जो जो मैंने बताए? हाँ जी बिल्कुल इसी पॉइंट हाँ ऑफ व्यू जी से सर्च करना गूगल पर। यही इसी तरह से जो है वो गूगल जो है वो हमें पॉजिटिव वे में हेल्प कर सकता है। कम्युनलिज्म हमारे टॉपिक, अगर हम बात करें GS2 में डायरेक्ट मेंशन्ड है टॉपिक, तो ये देखो अब सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर हो जाएगा, वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर हो जाएगा टॉपिक एक साथ ही। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में हम कम्युनलिज्म को इसलिए कहते हैं क्योंकि 1906 में मुस्लिम लीग बना दी गई थी। जब मुस्लिम लीग बनी तो कहीं ना कहीं फिर मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंटेशन भी देनी थी, और रिप्रेजेंटेशन के लिए कम्युनल जो है वो एक तरह से आज बात करें हम, सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट आता है। मतलब कॉमनल अवार्ड एक तरह से हम कह सकते हैं इसको, कि मुस्लिम लीग के लिए अलग से जो है वो सीट्स रखी गई और उसमें मुस्लिम्स ही वोट करेंगे। और यहाँ पर ये कंसेप्ट इसलिए भी आता है क्योंकि जो यहाँ पर पर्सनैलिटी है, अगर हम बात करें, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी इसको कहा गया है। और जो सेपरेट इलेक्टोरेट कंसेप्ट था ना, इसके थ्रू यहाँ पर ये कहा जाता है फादर ऑफ कॉम्युनलिज्म इन इंडिया, लॉर्ड मिंटो। मिनटों। हाँ। तो वो जो है वो आपको इस तरह से यहाँ पर आप लिंक करके इसको जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है? इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद इसमें हमें सिर्फ यही एक पॉइंट याद रखना है कम्युनलिज्म का। सेकंड आप पॉइंट याद कर सकते हैं, वो ये कि इसके फेलियर क्या थे। एक्ट के फीचर्स पढ़ने बहुत नॉर्मल रहेंगे। अगर हम बात करें एक्ट के फीचर्स के बारे में, तो उसमें सिंपल सा एक पॉइंट जो हमें पढ़ना है। ठीक है? ऑलमोस्ट आप बाकी सब बता सकते हैं कि रिफॉर्म्स का इनिशिएटिव था, जो नॉर्मल पॉइंट रहते हैं। एक पॉइंट जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है वो है कि एक्सपेंशन। मैम आप अपना माइक ऑफ कर सकते हैं। एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या एग्जीक्यूटिव काउंसिल, स्पेशली अगर हम बात करें सेंटर में, और यहाँ पर इंडियंस को जो है वो और रिप्रेजेंटेशन दी। लेकिन जो मेन फीचर है यहाँ पर, वो सिर्फ एक ही है जो हमें याद करके रखना है, वो है कि सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट आया था मुस्लिम के लिए।
तो एक टर्म और आ जाती है सेपरेट इलेक्टोरेट। अब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये ऐसी टर्म्स इंपॉर्टेंट होती है, तो जब भी हम मेंस की तैयारी करते हैं तो उस टाइम पे हमें ये जो टर्म्स है सेपरेट इलेक्टोरेट, ये क्लियर होनी चाहिए कि सेपरेट इलेक्टोरेट है क्या। और फिर क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह बन सकता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं पार्टीशन के लिए। तो ये सर एक किया। बार सेपरेट इलेक्टोरेट को बता देंगे कि किस तरह से मतलब उनके लिए फायदेमंद था देखो, मुस्लिम लीग के लिए? मुस्लिम लीग के लिए किस तरह से फायदेमंद था, बहुत इजी और बहुत सिंपल है। देखो, कहीं ना कहीं ये कहा गया 1857 का जब रिवोल्ट हुआ तो उसलिए मुस्लिम्स रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा हुआ। बोला कि मुस्लिम्स की वजह से, क्यों? क्योंकि जो लीडर था वो कौन था? मुस्लिम थे वो, बहादुर मुगल शाह। एम्परर। बहादुर शाह जफर द्वितीय, सेकंड बहादुर हाँ शाह जी। सेकंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द, मतलब ऐसा कहा गया कि वो रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वो लीडर थे। लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ा? एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड, उसके बाद क्या हो गया कि जब मुगल रूल खत्म हो गया, पर्शियन लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया इंग्लिश ने। मतलब कि जो मुगल काम करते थे, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में, वो सब क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार हो गए, उनके पास काम नहीं रहा। जब बेरोजगार हो गए, उनकी नौकरियां चली गई, तो उनका शेयर था वो कम हो गया, सरकार में उनका शेयर कम हो गया, सोसाइटी में उनका शेयर कम हो गया एक तरह से। तो इससे वो अपने आप को मानने लग गए कि हम क्या हो गए, एक तरह से बैकवर्ड हो गया बिल्कुल, मतलब हम लोगों का जो है वो, हमारे पास अच्छे एजुकेशन नहीं आ रही है, ये कारण था। तो ऐसा कंसेप्ट समझते समझते एक पर्सनालिटी हुए हैं जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना रखी है। उनका नाम क्या है? सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई थी विद द ऑब्जेक्टिव, यही उनका ऑब्जेक्टिव था कि मुस्लिम्स को पढ़ाया जाए। फिर जब पढ़ाया उन्होंने, इवन उन्होंने ये भी देखा कि हम लोग पीछे चले जा रहे हैं लेकिन हिंदूज आगे जा रहे हैं। उन्होंने भाई एक से एक काउंसिल बना दी और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बना दी, रिप्रेजेंटेशन की मांग करने लगे, रिफॉर्म्स की मांग करने लगे। तो ये सब देखते देखते फाइनली हुआ क्या, हम पहुंच गए 1905 में। 1905 में इंडियन नेशनलिज्म अंडर द इंडियन नेशनल कांग्रेस इतना पीक पर था कि एक मूवमेंट, एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑर्गेनाइज कर दी नेशन वाइड। अब ब्रिटिशर्स को यहां से ये लगा कि हमारे पास तो अब ऑप्शन ही नहीं बच रहा है, कैसे इस मूवमेंट को रोका जाए, क्योंकि डिमांड तो ये भी सही कर रहे हैं और पूरी की पूरी इनकी जो डिमांड है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वे में है, वायलेंस बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो किस तरह से इनको रोके? तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेली। उन्होंने कहा कि हम यहाँ देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम टाई, उनको उन्होंने कमजोरियां ढूंढी कि क्या कमजोरी है। तो उनको पता चला कि भाई ये तो हिंदू मुस्लिम तो आपस में लड़ते थे पहले, लेकिन यह यहाँ पर यूनिटी कैसे हो गई इन दोनों की, ये दोनों दोस्त कैसे बन गए? तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी गई। उन्होंने देखा कि मुस्लिम्स अपने आप को कहीं ना कहीं, जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो अपने आप को बैकवर्ड समझते हैं थोड़ा, तो उसका फायदा उठाया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग आप बैकवर्ड नहीं हो, हम आपको रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग बनाई गई। तो जब मुस्लिम लीग बन गई 1906 में, तो उसके बाद अब लीग बना दी। लीग बनाने से काफ़ी नहीं था, फिर रिप्रेजेंटेशन दी। फिर उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि इनडायरेक्ट इलेक्शन आ रखे हैं 1892 में, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जो 1909 का एक्ट आएगा, दैट मीन्स रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हम आपको सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। इस तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कंसेप्ट है वो इवॉल्व होता है। इसका जो मीनिंग है वो सिंपल ये है कि अगर कोई मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव है तो उसको इनडायरेक्टली डायरेक्टली मुस्लिम ही वोट करेंगे। समझ आया यहां तक? अगर सर मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव है, उसको मुस्लिम ही वोट करेंगे? हाँ। मतलब चाहे वो कहीं भी की कहीं से भी वो रिप्रेजेंट कर रहा हो? हाँ, मतलब वो डिसाइड होगा, लाइक एक पूरा पॉपुलेशन प्रोपोर्शन बनेगा, उस प्रोपोर्शन पर ही जो है वो सीट अलोकेट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल है कि यूनाइटेड प्रोविंस हो गया। अब यूनाइटेड प्रोविंस में अगर मेजॉरिटी में मुस्लिम्स है तो वहां से मेजॉरिटी मुस्लिम लीडर होगा और उसको मुस्लिम ही वोट करेंगे। अच्छा। बिल्कुल आसान भाषा में इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, जब ये बन गया, देन फिर अब देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट समझो। 1450 में क्या बना है? 1450 में बनी है हिंदू महासभा। हाँ जी। हिंदू महासभा बनी। अब वो हिंदू महासभा भी कहीं ना कहीं इस तरह से लिंक करके उन्होंने कहा कि जो हिंदू माइनॉरिटी में है,
हिंदूज के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू महासभा, वो काउंटर करने के लिए इसी को बनी थी कि हमें भी ऐसी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। बट लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिला उनको। उन्होंने कहा कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास हिंदू वोट है, हम अपने हिंदूज को ही वोट करेंगे, और कहीं ना कहीं आपस में ट्रशल शुरू हो जाता है। बट यहाँ पर ब्रिटिशर्स को एक सेटबैक मिल गया, वो था लखनऊ पैक्ट। तिलक और बड़ी कंसेप्ट खेल गए। तिलक को ये पता चल गया कि ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो रहा है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने और बड़ा पैक्ट, मतलब एक गेम खेल दी। उन्होंने कहा कि हमने दोस्ती करवा दी। लेकिन छोटी सी एक गलती हो गई कि यहाँ पर जब मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस की दोस्ती करवाई, यहाँ पर एक छोटी सी गलती कर दी, सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट कर लिया। अगर यहाँ पर ज्वाइंट इलेक्टोरेट कह दिया होता तो शायद पार्टीशन नहीं होता। मतलब फिर ये कारण नहीं होता पार्टीशन का कि सेपरेट इलेक्टोरेट। बट यहां पर आईएनसी ने मुस्लिम लीग के डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया, सेपरेट इलेक्टोरेट वाली। फिर इसके बाद आगे रहमत अली आते हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान रेजोल्यूशन होता है। मोहम्मद अली जिन्ना को यहाँ पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी का ब्रांड एम्बेसडर कहा गया है, तो वो कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। फिर इसके बाद जिन्ना जो है वो, जब गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट लॉन्च करी तो उसमें जिन्ना ने सपोर्ट किया गांधी जी को। फिर देन उसके बाद जो है वो, जब इलेक्शन एंट्री की बात आती है तो अगेन दोनों के बीच में फिर अपने अपने इलेक्शन लड़ना शुरू कर देते हैं, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव देखते हैं, और वो फिर शुरू हो जाता है कंसेप्ट मुस्लिम लीग वाला और फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट नेशन। इसको एक बार पढ़ के आना, फिर हम इसको पूरा और डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि ये कंसेप्ट है क्या, कॉम्युनलिज्म के साथ लिंक करके इसको पूरा पढ़ेंगे। देन उसके बाद जो एक्ट हमारे इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नरेंद्र समझ आ रहा है ना? यस सर। लेट कहाँ हो गए? क्लास 9 बजे पूरे टाइम पर होगी, फिक्स टाइम पे 9 बजे फ्री हो जाने चाहिए क्लास के लिए, ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, इसको समझने से पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन बनाते हैं। जब हम इसकी इंट्रोडक्शन बनाएंगे तो इंट्रोडक्शन में ना हमें एक डिक्लेरेशन के बारे में लिखना है। मीनवाइल साइड साइड में याद रखना कि फ्रीडम स्ट्रगल की वेव चल रखी है, लेकिन इसके इंट्रोडक्शन में हमें एक डिक्लेरेशन को लिखना है, वो है अगस्त डिक्लेरेशन 1970 की। कौन था इस टाइम पे गवर्नर जनरल भारत का? मोंटेगू या चैम्सफोर्ड? चैम्सफोर्ड। हाँ जी, मॉन्टेग्यू जेम्स। एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और दूसरा वॉइस रॉय। तो कौन सा इसमें से जो है वो वॉइस रॉय था, या कौन सा इसमें से जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था? चैम्सफोर्ड सर, वॉइसरॉय और मोंटेगू? पक्का श्योर हो मैम आप 100%? हाँ जी सर। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी रहता है और इसमें कंफ्यूजन भी रहता है। देन उसके बाद यहाँ पे तो जो अगस्त डिक्लेरेशन थी, सबसे पहले तो वो पता होनी चाहिए कि अगस्त डिक्लेरेशन है क्या। अगस्त डिक्लेरेशन में जो इसको इंट्रोड्यूस करने का जो कारण था वो था होम रूल लीग। दो होम रूल लीग थी, एक एनी बेसेंट की और दूसरी तिलक की। पहले कौन सी ऑर्गेनाइज की गई थी? पहले किसने ऑर्गेनाइज किया है? एनी बेसेंट। और एक बार फिर से सोच लो। तिलक सर। कौन से मंथ में और कौन से ईयर में? अप्रैल में, अप्रैल और सितंबर में शायद। हाँ जी, अप्रैल में सर, पहले ओके। और बाद में सब। अप्रैल में जो है वो एनी बसंत, सॉरी, अप्रैल में जो है वो तिलक ने जो है वो लॉन्च की थी होम रूल लीग मूवमेंट 1916। 1916। और एनी बसंत ने सितंबर में की थी। ये जो होम रूल लीग मूवमेंट थी, इसका कंसेप्ट जो था वो ये था कि जो स्वराज है, स्वराज का जो मतलब है वो लोगों को पता होना चाहिए कि स्वराज का मतलब क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है स्वराज का। इसलिए इन्होंने छोटे छोटी जगह पर जाकर कमेटीज बनाई, लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को बताया स्वराज का मतलब क्या है, समझाया उनको कि स्वराज अगर हम डिमांड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें क्या मिलेगा।
इस तरह से जो है वो बेसिक एक मीनिंग बनता है विद कंसेप्ट ऑफ होम रूलिंग। देन उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, जब ब्रिटिशर्स को ये पता चला कि कुछ चल रखा है कंसेप्ट, कुछ ना कुछ जो है वो एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ हो रही है, जिसमें कहीं ना कहीं जो है वो स्वराज डिमांड जो है वो चल रही है, तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर एक कंसेप्ट फॉलो किया जिसको कहते हैं अगस्त डिक्लेरेशन। उन्होंने ये कहा कि जो मॉडरेट लीडर्स थे, जो कि स्वराज जो कि होम रूल लीग में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ब्रिटिशर्स को ये पता था कि इनका संविधान में विश्वास है, तो अगस्त डिक्लेरेशन के अंडर ये कहा गया रिफॉर्म्स आर कमिंग, रिफॉर्म्स आ रहे हैं भैया रुक जाओ, तो होम रूल लीग रुक गई। और जो अगस्त डिक्लेरेशन 1970 में हुई थी, उसका डायरेक्ट जो रिजल्ट आता है दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो आप इसको बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस्ड बाय द British government in India under the series of reforms to introduce responsible government in India, और it is the direct resultant of August Declaration of 1917। इस तरह से आप इसके इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। देन उसके बाद वी गो फॉर अ फीचर्स कि इसके फीचर्स क्या थे। तो इसके फीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके फीचर्स। और सबसे पहला जो इसका फीचर आता है दैट इज़ बाइकैमरलिज्म। क्या होता है बाइकैमरलिज्म? Is bicameralism still exist in India rightly? क्या ये बाइकैमरलिज्म का कंसेप्ट अभी भी भारत में है? हाँ जी सर। कि कैसे, किस फॉर्म में बताओ। जैसे सर एग्जीक्यूटिव अलग होते हैं और लेजिस्लेटिव अलग। थोड़ा और कंसेप्ट मैम। नरेंद्र आप बताओ, बाइकैमरलिज्म का क्या समझते हो आप बाइकैमरलिज्म से? नरेंद्र वॉइस क्लियर है मेरी? जी सर। तो जैसे बाइकैमरलिज्म द्विसदनीयता, सर जैसे बहुत इजी है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल सोचो ना, लोकसभा और राज्यसभा। जी सर, कुछ बाइकैमरल सदनों लेजिस्लेचर, में। यस सर। लोकसभा राज्यसभा। अपर हाउस लोअर हाउस, यही मतलब हुआ ना इसका। मैम क्लियर यस हुआ सर। ये? हाँ जी सर, हाँ जी। एक फीचर ये हो गया। सेकंड फीचर हो गया दयार्की का। तो इसका फायदा क्या है सर बाइकैमरलिज्म का? लोकसभा राज्यसभा का क्या फायदा है? राज्यसभा परमानेंट हाउस है, लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है, तो वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एक तरह से डेमोक्रेसी को। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है बाइकैमरलिज्म। अगर एक हाउस नहीं है तो दूसरा हाउस काम संभालेगा। अच्छा, ओके। हाँ, और आपको एक काम भी है, यहाँ से आपको बताना है कि कौन कौन सी स्टेट में ये अपर हाउस और लोअर हाउस वाला कंसेप्ट है। लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन कौन सी स्टेट्स में है, ये आपको कल बताना है सबसे पहले क्लास में। ओके ये सर। बिल्कुल टिप्स पर याद होने चाहिए, जो काम दिया वो साथ साथ में याद करना है। नरेंद्र आप भी ध्यान में रखना। दयार्की का कंसेप्ट आया। दयार्की का कंसेप्ट कहां पर लगाया गया? प्रोविंसेस में। प्रोविंसेस में कैसे लगाया गया कंसेप्ट को देखो। एक था गवर्नर जनरल, फिर उस गवर्नर जनरल के बाद वो गवर्नर जनरल तो बैठा था सेंटर में, उसके पास एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि आपकी अभी वाली पार्लियामेंट, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब जो काम करे, जो इंप्लीमेंट करेगी, इस तरह से। अब दूसरा क्या हुआ, यहां पर गवर्नर के साथ एक और पर्सन था जिसका नाम था, गवर्नर जनरल के साथ एक पर्सन और था जिसका नाम था गवर्नर, जो कि प्रोविंसेस में था।
अब एक तरफ से तो ये गवर्नर लिंक कर रहा है गवर्नर जनरल के साथ, दूसरी तरफ से लिंक करता था क्राउन के साथ। अब गवर्नर जनरल का काम है सारा का सारा पूरे नेशन वाइड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना और रेवेन्यू कलेक्ट करना। तो जो दयारकी कॉन्सेप्ट था उसको दो पार्ट में प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया, जिसमें एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट का और दूसरा रिजर्व्ड सब्जेक्ट का। ट्रांसफर्ड मतलब जो गवर्नर जनरल देखेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ, और रिजर्व्ड मतलब जो गवर्नर जनरल देखेगा एग्जीक्यूटिव के साथ। इसको एक बार चेक कर लेना, मैं इसको उल्टा भी कई बार बोल देता हूँ, ठीक है, बट लेकिन इसका मतलब ये हो कि गवर्नर जनरल किस तरह से सारे सब्जेक्ट्स को कंट्रोल करेगा। मतलब जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम था वो गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव के साथ का देखेगा, और जो हेल्थ हो गया या अगर हम बात करें एजुकेशन हो गया तो वो जो है वो गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ देखेगा। अब यहाँ पर इसलिए कहा गया क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें ब्रिटिश होंगे, मैक्स उसमें ब्रिटिश होंगे, लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी यहाँ पर भारतीयों को इंक्लूड किया गया। अब भारतीयों को किस तरह से इंक्लूड किया गया? इन फॉर्म ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन की फॉर्म में जो है वो भारतीयों को इंक्लूड किया गया, और उस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? हम इस कंसेप्ट को कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। सबसे पहले कौन से एक्ट के अंडर इनडायरेक्ट इलेक्शन शुरू किए थे भारत में? अभी हमने इसको डिस्कस किया 1892। 1892 का एक्ट, जिसके अंदर जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो भारत में इंट्रोड्यूस हुए थे। तो डायरेक्ट इलेक्शन का कंसेप्ट कहां पर आता है? 1919 के एक्ट के अंदर। अब एक कंसेप्ट यहां पे समझना, जब गांधी जी ने एनसीएम लॉन्च की थी ना, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, तो वहां पे जो सबसे पहला जो इनिशिएटिव लिया था ना, बायकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहां पे पहला कहा था बायकॉट ऑफ इलेक्शन, हम इलेक्शन में एंट्री नहीं करेंगे। तो जो पहला टारगेट था वो यही था कि जो इलेक्शन का कंसेप्ट यहां पर इंट्रोड्यूस हुआ इसको बायकॉट करो। ये पहला टारगेट था एनसीएम का। और जब एनसीएम खत्म हुई तो उसके बाद स्वराज जब वो बने ना स्वराजिस्ट, तो उन्होंने इलेक्शन में ही एंट्री करी है। तो एनसीएम के शुरू होना इलेक्शन से जुड़ा था, एनसीएम के खत्म होने के बाद इलेक्शन एंट्री हुई, तो खत्म होने के बाद इलेक्शन में भी जो वो पार्टिसिपेट किया। क्लियर? समझ आ गया? देखो हमने दोनों सर को। मेरे को डायरकी नहीं आया समझ। मैम दयारकी का कंसेप्ट क्या होता है? दयारकी मतलब पावर डिवीजन। जैसे आज के टाइम पे हम देखते हैं ना कि सेंटर रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, हेल्थ किसके पास गया, जैसे सेंटर स्टेट वो यूनियन लिस्ट कंकरेंट लिस्ट स्टेट लिस्ट होती है ना, वो वाला कंसेप्ट है ये। कि किस तरह से जो सब्जेक्ट्स हैं, किस तरह से जो आपका लाइक जो आपका रेवेन्यू हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, या फिर अगर हम बात करें कोल एंड माइनिंग हो गया, जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स है उसको किस तरह से डिवाइड किया जाएगा और किस तरह से उसको गवर्नर जनरल कंट्रोल करेगा, ये प्रोविजन था DRK का। तो डायरकी एट प्रोविंस कैसे? DRK इन प्रोविंसेस। मैम देखो, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था ना डिसेंट्रलाइजेशन का, 1858 के बाद जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुई भारत में। पहले क्या था? बॉम्बे की पावर जो है वो चली गई थी गवर्नर जनरल के पास, गवर्नर जनरल बंगाल के पास। मद्रास की पावर चली गई थी, मतलब वहां के जो गवर्नर थे उनके पास पावर नहीं थी, सारी पावर किसके पास थी? गवर्नर जनरल बंगाल के पास। ये क्लियर हो गया? ये समझ आ गया? हाँ जी। देन जब 1858 में यहाँ पे जब क्या हुआ कि पावर डिसेंट्रलाइजेशन हुई, तो पावर डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि पावर देनी भी तो है किसी को। तो यहाँ पर जो है वो अलग अलग जो है वो काउंसिल बनी, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, जिनको हेड किया गवर्नर ने। जैसे पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर काउंसिल बनी, अलग अलग बनी, बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, इस तरह से अलग अलग काउंसिल्स बनी, उनको हेड किया गवर्नर ने। अब जैसा आज के टाइम पे होता है कि सरकार जो है वो डिफरेंट जो है वो डिवाइड्स हैं, ठीक है, कि जैसे अगर हम बात करें कुछ टैक्स सेंटर डायरेक्ट कलेक्ट करती है, कुछ टैक्स स्टेट कलेक्ट करती है। अब स्टेट भी गवर्नर के नाम पे करती है ना, तो उस टाइम पे गवर्नर होता था टैक्स कलेक्शन के लिए। अच्छा। हाँ, तो इसलिए प्रोविंसेस में दयार के इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये हो गया। अब देखो सिंपल सा समझो, सेंटर अगर हम बात करें तो वो तो दिल्ली तक लिमिटेड है ना सिर्फ, हाँ जी। लेकिन टैक्स तो पूरे देश से कलेक्ट किया जाता है, और पूरे देश में क्या है? स्टेट्स है, प्रोविंसेस है।
ऐसा है ना। प्रोविंसेस में डायरकी मतलब प्रोविंस में सेपरेशन ऑफ पावर। प्रोविंसेस में सेपरेशन ऑफ पावर कह सकते हैं आप इसको, अगर आप एक एक फॉर्म में इसको समझना चाहते हैं तो। हाँ, इस तरह से भी समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ पर ट्रांसफर्ड और रिजर्व दो सब्जेक्ट बनाए गए, जिसमें ये कहा गया सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है ये, इसमें सब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट्स का डिवाइड किया गया, कि जो भाई आपके हेल्थ एजुकेशन है, सैनिटेशन है, या आपका एजुकेशन हो गया, या नॉर्मल डिपार्टमेंट होगी, वो किस तरह से और किस तरह से हैंडल होंगे। और जो मेन डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू हो गया, या फिर अगर हम बात करें लॉ एंड ऑर्डर हो गया, वो किस तरह से कलेक्ट होंगे, किस तरह से उनको मैनेज किया जाएगा। बस ये है कि जो आपके डिफरेंट डिफरेंट विभाग होते हैं ना, जैसे कि आपका अलग अलग शिक्षा का विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, उनको किस तरह से कंट्रोल करना है, दैट इज दे आर की। तो फिर बस। सर ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व्ड सब्जेक्ट है, हाँ जी। ये एक गवर्नर को दिया गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, और रिजर्व्ड किसको दिया फिर? गवर्नर जनरल के पास, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा। रिजर्व्ड का मतलब क्या होगा, रेवेन्यू कलेक्शन, और रेवेन्यू कलेक्शन पे डायरेक्ट इंटरेस्ट किसका था, सेंटर का। ब्रिटिश का। तो मेन पावर उनके पास में रहनी थी। ये कंसेप्ट कहाँ लिंक होता है, अगर मान लो प्रोविंसेस में रेवेन्यू कलेक्शन की पावर दे देते, अब प्रोविंसेस में तो इंडियन ने भी रूल किया, तो मतलब इंडियन रेवेन्यू भी कलेक्ट कर रहे हैं। तब सर इसको डायरकी एट सेंटर नहीं बोलना चाहिए कि सेपरेशन ऑफ पावर आधे सब्जेक्ट सेंटर नहीं ने नहीं, रख लिए। दे आर की इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंसेस, ये प्रोविजन है इसका, इसको बदला नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस करी है दे आर की। सेंटर में बाद में इंट्रोड्यूस करी जब प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी। फिर जो सर सब्जेक्ट जैसे ट्रांसफर और रिजर्व्ड है ना, एक सेंटर के पास एक गया ट्रांसफर्ड, दोनों सेंटर के मतलब पास ही गए, हाँ हाँ। दोनों सेंटर के पास ही गए, इंट्रोड्यूस सिर्फ प्रोविंसेस में हुई दयार की। गवर्नर जनरल देख रहा है, एक एक जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू देख रहा है, और अगर हम बात करें जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है वो रिजर्व सब्जेक्ट के लिए रखी जा रही है गवर्नर जनरल की। मतलब जितने भी 11 प्रोविंसेस थे तो 11 के 11 प्रोविंसेस में। 11 प्रोविंसेस थे ना, 11 प्रोविंसेस से हाँ रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। जी। और गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग थी। तो अब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल यहां पर जो है वो आपके काम आ रही है ट्रांसफर सब्जेक्ट के लिए, और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो काम आ रही है रिजर्व सब्जेक्ट के लिए, और इन दोनों के ऊपर बैठा है गवर्नर जनरल। ओके सर। अब समझ आया। सर मेरे हिसाब से तब इसको डायरकी एट मतलब वो सेंटर नहीं बोलना चाहिए। वो वो प्रोविजन है ना, उसको तो बदल नहीं सकते। दे आर की प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस हुई थी, प्रोविंसेस में सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया था, लेकिन कंट्रोल सेंटर कर रहा है। अच्छा। सिर्फ सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया था, बस ये कंसेप्ट होता है, बाकी सब कुछ सेम चलेगा। देन उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट फीचर्स और रहते हैं जो हम पढ़ सकते हैं, सबसे पहला तो यही रहता है कि आपका बाइकैमरलिज्म का कंसेप्ट आता है, ठीक है, हमने देखा दयारकी वाला सिस्टम। फिर एक यहाँ पर और आता है कंसेप्ट जो कि लिंक करता है सेपरेट इलेक्टोरेट वाला। यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कंसेप्ट था उसको एक्सपैंड किया गया है, एक्सपेंशन कर रखा है। और ये एक्सपेंशन के जो प्रोविजंस है वो आपको याद करने हैं कि किस किस में जो है वो ये जो है वो आपका कहते हैं, जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो कौन कौन से सेक्शन को दे रखे हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद जब हमने इसके फीचर्स के बारे में बात कर लिया, देन हमें यहाँ पर बात करनी है सिग्निफिकेंस की, कि क्या जो है वो इसका सिग्निफिकेंस रहता है। और ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं तो उसका बेस प्रिपेयर होता है यहाँ पे। तो एक सिग्निफिकेंस आप इसका लिख सकते हैं सिंपल, कि कहीं ना कहीं कोशिश की गई कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने का कंसेप्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से आता है। हालांकि हमारी डिमांड तो स्वराज की थी, स्वराज तो हमें नहीं मिला, लेकिन हमें कुछ हद तक एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिल रखी है, ये हम यहाँ पर पॉइंट ऐड कर सकते हैं एज इन फॉर्म ऑफ सिग्निफिकेंस। देन उसके बाद हम यहाँ पर बता सकते हैं कि थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी जो है वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में आई, और बाद में जो है वो हम देखते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाए गए,
पब्लिक सर्विस कमीशंस भी बने, ठीक है, जिन्होंने जो है वो रिक्रूट किया, स्पेशली लाइक इंडियन सिविल सर्वेंट्स की हम यहाँ पर बात करते हैं, और एग्ज़ाम भी जो है वो भारत में होगा। और पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया फिर 1926 में, ये भी आप बता सकते हैं, जो कि हमारा यूपीएससी है। तो ये इस तरह से आपको लिंक करने पड़ेंगे, ये प्रोविजंस याद करने पड़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपके लिए तीसरा काम ये रहता है कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के जितने भी प्रोविजंस हैं उनको सारों को याद करके रखना है, कल तक बिल्कुल प्रॉपर टिप्स पे याद होने चाहिए कि इसका प्रोविज़न क्या था, और सिग्निफिकेंस आप एट द एंड लिख सकते हैं, फिर वो आपकी थोड़ी समझ से हो जाएगा। अब सेकंड काम हमारा ये रहता है यहाँ पे जो हम करेंगे, इसको फ्रीडम स्ट्रगल के साथ लिंक करना है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के साथ। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि क्या हम इसको स्वराज के साथ लिंक करके बता सकते हैं? क्या हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट्स क्या थे जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से लिंक करते हैं, और नेगेटिव पॉइंट क्या थे? हाँ जी सर, लिख सकते हैं। तो बताओ फिर पॉजिटिव पॉइंट क्या था इसका, जो पॉजिटिव पॉइंट बताओ इसका जो स्वराज से लिंक करता है। एक तो सर ये स्टेप था एक हमारे स्वराज की तरफ। ओके, एक पॉइंट और। नरेंद्र आप बताओ। डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट भी हम यहाँ पर लिंक कर सकते हैं, एक पॉजिटिव हो गया। एक कंसेप्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं इलेक्शन का। डायरेक्ट इलेक्शन से कहीं ना कहीं ये उम्मीद दिखी कि भाई खुद को रूल करके देखते हैं कैसा लगता है। भाई जाओ ना, एक जगह से रिप्रेजेंटेटिव बन के गवर्नमेंट के अंदर घुसते हैं और गवर्नमेंट को गवर्नमेंट के अंदर जाकर ख़त्म करेंगे, ऐसा स्वराजिस्ट का टारगेट था। नेगेटिव पॉइंट हम यहाँ पर बता सकते हैं कि पावर जो है वो फिर भी गवर्नर जनरल के हाथ में ही थी। हम कुछ भी कर ले, कुछ भी कानून बना दे, कुछ भी रिफॉर्म कर दे, कुछ भी रेजोल्यूशन लेकर आ जाए, लेकिन जो विटो पावर थी ना गवर्नर जनरल की, उससे ऊपर कुछ नहीं था। तो ये दो नेगेटिव पॉइंट को हम यहाँ पर लिंक कर सकते हैं, इसको याद करना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर एक प्रोविज़न था जिसमें ये कहा गया था कि 10 साल के अंदर एक कमीशन बनाया जाएगा जो कि स्टडी करेगा 1919 के एक्ट को, लेकिन वो कमीशन 1927 में बना दिया गया था जिसका नाम था साइमन कमीशन। और ये साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट रखी थी 1929 में, ठीक है, और इस 1929 की रिपोर्ट के बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रखी है। वाई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही क्यों इसको कहा गया? ये और भी कॉन्फ्रेंस देखते हैं, इवन लाइक अगर आप देखोगे बीडीओ ऑफिस या कोई और ऑफिस, तो वो इस तरह से वहाँ पर इस तरह से यू शेप में जो है वो लगे होते हैं टेबल चेयर्स। आई होप आप सभी ने हाँ देखे जी। होंगे। तो वहाँ ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं होते और यहाँ पर ये यू शेप क्यों नहीं हुआ, गोल मेज ही क्यों? ये भी आपके लिए क्वेश्चन सर, रहेगा, आपको इसके ऊपर पिछली बार इसमें इंडियंस को इक्वल माना गया तो शायद। पहली बार यहाँ पर सभी इंडियंस को इक्वल माना गया, प्रिंसली स्टेट्स को भी सभी को इक्वल कहा गया। गुड, अच्छा, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। आपको और भी सोच के रखने हैं, ठीक है। तो ये कल के लिए आपको ये फोर्थ टारगेट रहेगा, आपको वीडियो एक बार और देख लेना और आपको बताना है कि गोल मेज क्यों यहाँ पे, ठीक है नरेंद्र? देन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 हुई, और इन 3 का जो रिजल्ट था वो था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935। अब इसके इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो इसके इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द साइमन कमीशन, एंड इट इज द डायरेक्ट रिजल्टेंट ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस दैट हेल्ड इन लंदन। इस तरह से आप इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, पहला पॉइंट। सेकंड, उसके बाद आप इंट्रोडक्शन में एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, वो बता सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो फर्स्ट स्टेप था, या बता सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक तरह से ऑल इंडिया फेडरेशन की तरफ जो है वो कंसेप्ट लेकर गया। कुछ इस तरह से भी आप इसको लिंक कर सकते हैं, बता सकते हैं ऑल इंडिया फेडरेशन वाला कंसेप्ट जो है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। देन
उसके बाद आपको इसके फीचर्स पढ़ने हैं कि इसके फीचर्स क्या थे। अब वही जो आपका कंसेप्ट है मैम देयारकी वाला, उस पे चलते हैं। सबसे पहले साइमन कमीशन ने ये स्टडी किया, जो आपने बोला कि सर फिर जब सब कुछ सेंटर देख रहा है तो सेंटर में क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कर दी देयारकी, और आई एम श्योर आपको वो हमेशा याद रह जाएगा। तो साइमन कमीशन ने ये कह दिया कि भाई देयारकी को सेंटर पे ले जाओ। तो दैट मीन्स प्रोविंसेस को क्या दे दी हमने, ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस। ये क्लियर हुआ? इसका क्या मतलब हुआ सर ऑटोनॉमी का? आज़ादी, लिमिटेड फ्रीडम, वो अपने आप मैनेज मतलब कर वो सकते हैं खुद अपने प्रोविंस। अपने सारे रेवेन्यू और रेवेन्यू नहीं, देयारकी के जो प्रोविजंस थे, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट जो डिपार्टमेंट्स थे ना, वो चले गए सेंटर के पास। सेंटर भी देखेगा। अब जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। देन व्हाई सेंटर मेक्स लॉज? सेंटर ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्यों लेकर आई फिर? सर वो एजुकेशन मतलब पूरे स्टेट्स में एक मतलब बैलेंस के लिए सेंटर को भी लगता है कि एजुकेशन का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशन वाइड, नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ जी। एज अ नेशन हर बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए, सेंटर भी ये मानता है। और एज अ स्टेट, स्टेट भी ये मानती है कि हमारे प्रांत के लोग पढ़े लिखे होने चाहिए। ठीक है। अब हाँ ये जी। कंसेप्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो दैट मीन्स दोनों इसके लिए कानून बना सकते हैं। वहीं हम बात करते हैं हेल्थ की। अब हेल्थ भी ऐसा ही कंसेप्ट है तो स्टेट लिस्ट का, लेकिन हम देखते हैं सेंटर भी इसके ऊपर प्रोविजन बनाता रहता है। लेकिन वहीं हम बात करते हैं पावर। पावर किसका कंसेप्ट है? वो भी न्यूक्लियर पावर, सेंटर। सेंटर का। तो ये अब इसके ऊपर क्या स्टेट का कंट्रोल है? नहीं। लेकिन जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो स्टेट्स में है। हाँ जी। वहां पर कानून कौन सा अप्लाई होता है? कोई भी सेंटर न्यूक्लियर का। पावर प्लांट है, कोई भी न्यूक्लियर हाँ। पावर प्लांट है, अगर हम नॉर्मल छोटा सा पॉइंट समझते हैं, कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस होंगी वो किसकी होंगी? स्टेट की होगी या सेंटर की होगी? सेंटर की। CISF, हाँ जी। सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिजर्व फोर्स। अब देखो बहुत ध्यान से कंसेप्ट को समझना। यहाँ पे यह CRPF यहाँ पर हो सकती है। इससे ये क्लियर होता है कि स्टिल आज भी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, रेवेन्यू, पावर, टैक्स हो गया या फिर एजुकेशन, हेल्थ हो गया, उनको इस तरह से डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, एक सेंटर, एक स्टेट। और उसके बाद भी हम यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ही यहाँ पर लेंगे। सेंटर में इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक ट्रांसफर्ड और एक रिजर्व्ड। अब यहाँ पर ये अप्लाई होता है। लेकिन फिर उन्होंने कहा, जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया, जब इन्होंने कहा कि दयार की प्रोविंसेस से सेंटर में जा रही है कि सेंटर पे डिवीजन करेंगे, लेकिन फिर इन्होंने साथ में ये भी कहा कि स्टेट्स आपको भी हम कुछ सब्जेक्ट्स दे रहे हैं जिसके ऊपर आपके पास ऑटोनॉमी रहेगी, आप उनको अपनी मर्जी से कर सकते हो। मतलब सेंटर ने ये क्लियरली कहा कि मैं अपना थोड़ा बर्डन कम कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि हेल्थ, एजुकेशन, इनको स्टेट अब अपने अकॉर्डिंग कर लो, मैं इसमें आपको नहीं छेड़ूंगा तब तक जब तक नेशन की बात नहीं आएगी। तो सिमिलर है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी तब तक नहीं आई थी जब तक पूरे नेशन की डिमांड नहीं थी। लेकिन जब पूरे नेशन की डिमांड बनी तो सेंटर ने कहा मैं इसको छेड़ूंगा। अब मैं आपको कहता हूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ गई। क्लियर हुआ? ओके सर। हाँ जी। तो ये कंसेप्ट है ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड का। तो जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देने का, ऑटोनॉमी मतलब क्या है? थोड़ी सी फ्रीडम देना। थोड़ी सी फ्रीडम किस बात के लिए दी? अगर ये ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट सब सेंटर के पास ही चल जाते तो प्रोविंसेस ये बोलते कि फिर किस बात की फ्रीडम दे रहे हो हमें, जब ना हम हेल्थ के ऊपर काम कर सकते, ना हम एजुकेशन के ऊपर काम कर सकते, ना हमारे पास सैनिटेशन का काम होगा। तो फिर हम करेंगे क्या? सब कुछ तो आप लोग आप ही डिसाइड करोगे, सब सारा कुछ आप ही देखोगे।
तो इसलिए कहा गया कि सेंटर ने कहा कि जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं यहाँ पे कि आपको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देगी, तो हम आपके पास कुछ सब्जेक्ट भी छोड़कर जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ और एजुकेशन, आप इनके ऊपर काम कर सकते हो, बट कंडीशन अप्लाई हेयर, विटो पावर ऑफ गवर्नर जनरल, कि हम आज़ाद नहीं थे, गवर्नर जनरल की विटो पावर जो है वो सुपीरियर रहेगी। और ये स्टिल आज भी एग्जिस्ट है। अगर कोई गवर्नर बिल, मतलब गवर्नर क्या करता है, कोई बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करता है, तो उस केस में फिर अगर वो बिल दोबारा भी पास हो जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली से, फिर भी गवर्नर जनरल की पावर सुप्रीम, गवर्नर जनरल यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर सुप्रीम रहेगी। हाँ जी, पहले केस में मतलब अब ये ट्रांसफर्ड और इसका नहीं था, कुछ नहीं, इनको ऑटोनॉमी दे दी और वो इनको ऑटोनॉमी भी दे दी और ट्रांसफर रिजर्व सब्जेक्ट भी रहे, लेकिन ट्रांसफर रिजर्व सब्जेक्ट कहाँ चले गए, सेंटर में चले गए, और लिमिटेड ऑटोनॉमी यहाँ पे दे दी। ये सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनी है उसमें, लेकिन हमें इन डेप्थ में थोड़ा याद करना पड़ेगा। इवन जब आप वो पढ़ोगे ना, इन डेप्थ में पढ़ोगे, हिस्ट्री ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे, तो आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होंगे। मतलब जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट इनको दिए उसमें ऑटोनॉमी, इनको जो सब्जेक्ट दिए, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट, वो सेंटर में चले गए, वो अलग चले गए। एक छोटा सा कंसेप्ट समझो, हमने ये देखा ना कि एजुकेशन, हमने बात करी कि एजुकेशन अभी किसके पास है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, लेकिन सेंटर भी कानून बना सकता है। अब हम इसी को, एजुकेशन को वापस ले जाते हैं 1935 में। हम पहुंच गए एजुकेशन को लेकर 1935 में। हमें यहां पर पता है कि जब 1919 का एक्ट था तो उसमें एजुकेशन ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में था। अब जब 1935 का एक्ट आया, ठीक है, अब जब यहां पे इसको समझो एक तरह से कि जब 1935, पहले ये क्लियर था कि एजुकेशन जो है वो ट्रांसफर सब्जेक्ट है, ये समझो कि एजुकेशन ट्रांसफर सब्जेक्ट है। जब हमने 1919 का एक्ट बात करी तो वो ट्रांसफर में था। हमने 1935 के एक्ट में बात करी तो भी ये ट्रांसफर्ड में ही है, तो भी ये ट्रांसफर्ड में ही है। लेकिन हमने ये कहा यहां पर साथ में कि प्रोविंसेस, हम आपको ऑटोनॉमी दे रहे हैं और हम आपको एजुकेशन दे रहे हैं। मतलब एजुकेशन का जो ये ट्रांसफर का सब्जेक्ट है, हम इसके ऊपर कानून तब तक नहीं बनाएंगे जब तक आप कुछ गलत नहीं करते। समझने के लिए बता रहा हूं सिर्फ इसको, गलत नहीं करते का मतलब हो गया कि आप कोई ऐसा कानून, या आप ध्यान से जो है वो कानून नहीं बना रहे हो, आप प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हो एजुकेशन की तरफ, तब हम जो है वो अपनी ये ट्रांसफर्ड वाली पावर को यूज करेंगे। अदरवाइज आप कानून बनाते रहो। अब क्लियर हुआ? ठीक है सर। हाँ जी। तो ये इस तरह से ट्रांसफ़र और रिजर्व सब्जेक्ट थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं ये। फिर एट द एंड हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं पूरे के पूरे आंसर को, और बता सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, अब इसको लिंक कहाँ करना है, इसको लिंक करना है हमारे संविधान के साथ। हम बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जो प्रोविजंस थे, वो हमने जो है वो उनको काफ़ी सारे प्रोविजंस को अडॉप्ट किया है हमारे संविधान में, और संविधान में हमारे मैंशनड है, जो कि वेलफेयर के कंसेप्ट को स्टिल आज भी प्रमोट करते हैं। तो इस तरह से जो हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। देन उसके बाद लास्ट जो एक्ट रहता है वो रहता है 1947 का एक्ट। 1947 का जो एक्ट है उसको इंट्रोड्यूस करने का जो मेन कारण था वो था माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान लेकर आए थे कि भारत को डिवाइड करो, और इसको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी कहा गया, जिसमें दो सेपरेट जो है वो डोमिनियन बने, एक बना पाकिस्तान और एक बना भारत। अब पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे होता है वो कब होता है? सर 14 अगस्त। अगस्त 14। और इंडिया का जो इंडिपेंडेंस डे होता है वो कब होता है? 15 अगस्त। ऐसा क्यों? हम दोनों आज़ाद कब हो रखे हैं? हम लोग 14 अगस्त की रात को आज़ाद हुए हैं, ठीक 12 बजे। लेकिन हमारे यहाँ पर ये कहा जाता है कि 12 बजे के बाद का जो टाइम होता है दैट इज़ AM। मतलब हम क्या है वो 15 अगस्त में ट्रांसफ़र हो गए, इसलिए हम जो है वो इसको क्या सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त को। फिर पाकिस्तान हाँ इसको जी। 14 अगस्त को क्यों ऑब्जर्व करता है, क्यों सेलिब्रेट करता है? वो रात को पिछला दिन नहीं मानते होंगे। नहीं, कुछ और बेसिक साइंटिफिक कारण है इसका, जोग्राफिकल कारण है इसका।
पाकिस्तान के टाइम में और हमारे टाइम में आधे घंटे का फर्क है। अच्छा। तो इसकी वजह से जब यहाँ पर 12:30 का टाइम हुआ, 12 बजे का टाइम हुआ, ठीक है, तो उस टाइम पे पाकिस्तान के अकॉर्डिंग पाकिस्तान ये कहता है उस टाइम पे हो सकता है कि 11:35 के करीब टाइम हुआ हो। तो 11:35 का अच्छा। मतलब क्या हो गया, 14 अगस्त। जी। इसलिए पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त को जो है वो अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। अच्छा। फिर इसमें एक फीचर्स तो ये हो गए, 2 डोमिनियन बन गए। फिर एक बच भी गया, प्रिंसली स्टेट्स। अब ये प्रिंसली स्टेट्स को कहा कि आप हमारे बहुत अच्छे मित्र हो, 1857 के बाद आपने हमें बिल्कुल तंग नहीं किया, ना हमने आपको तंग किया ना आपने हमें तंग किया, तो हम आपको ये फ्रीडम देते हैं, आपकी मर्जी है आप इंडिया को ज्वाइन कर लो, आपकी मर्जी है आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, आपकी अपनी इच्छा। 550 से ऊपर प्रिंसली स्टेट्स थी, इनकी मर्जी थी किसी को भी ज्वाइन करते। तो यहाँ पे सरदार पटेल जी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपको सरदार पटेल जी के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए, इसको पूरा डिट्टो टू द पॉइंट याद कर लो। सरदार पटेल को भी नोट्स बनाकर पूरा प्रॉपर आपके पास होने चाहिए कल के लिए। और कल क्लास से पहले जितना भी मैंने काम दिया उसकी एक पीडीएफ बनी होनी चाहिए, और उस पीडीएफ को आपको ग्रुप में सबमिट करना है कि हमने इतना पढ़ा, इतने हमने नोट्स बनाए। बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। सरदार ओके पटेल जी सर। के बारे में पूरा प्रॉपर पता होना चाहिए, प्लस इनका रोल जो ये इंटीग्रेशन में रहा उसको भी साथ में लिखना है कि इनका रोल क्या रहा इंटीग्रेशन में, किस तरह से इन्होंने इंटीग्रेट किया हमारे पूरी की पूरी प्रिंसली स्टेट्स थी उनको। प्लस साथ में आपको ये भी बताना है, ठीक है, चैलेंजेस मैं छोड़ रहा हूँ, जो समस्या आई लाइक जूनागढ़ इशू हो गया, हैदराबाद हो गया, कश्मीर इशू हो गया, इसको छोड़ दो। सिर्फ आपको ये पता चलना बताना है कि इनका रोल क्या था, यहाँ पे रोल क्लियर होना चाहिए। प्लस साथ में इनकी पॉलिसी क्या थी, किस तरह से इन्होंने जो है वो पूरे भारत को यूनाइट किया, ये आपको पता होना चाहिए। और बेसिक सरदार पटेल जी के बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद इनका सिद्धांत क्या था, इनका प्रिंसिपल क्या था, वो स्टिल आज कैसे रेलेवेंट है। फॉर एग्जांपल लाइक कि हम बात करते हैं यूनिटी, यूनिटी के लिए जो है वो इनको काफ़ी जो है वो माना जाता है। तो वो कंसेप्ट का आज क्या रेलेवेंस है ये आप साथ में पढ़ोगे, ये भी आपके लिए टारगेट रहेगा, इसको ध्यान में रखना। तो किस तरह से इंटीग्रेशन हो रखी है यहाँ पे, तो फाइनली इन्होंने जो पॉलिसी फॉलो की थी उसमें कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी को कहा गया है। एक तरफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन था, सबसे जो है वो साइन करवाया और भारत में विलय किया, फिर एक इंडियन यूनियन बनाया। लेकिन कुछ प्रिंसली स्टेट्स ऐसी भी थी, अराउंड 73 प्रिंसली स्टेट्स, जिन्होंने जो है वो पाकिस्तान को ज्वाइन किया, और पाकिस्तान एक सेपरेट जो है वो कंट्री बनता है और भारत एक सेपरेट। पाकिस्तान और भारत के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। ठीक है। और इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है? इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है उसका नाम है डुरांड लाइन। इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी बाउंड्री लाइन है, आजकल बड़ी न्यूज में है? इंडिया और चाइना के बीच में एल LOC। LOC इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बट लेकिन उसका नाम क्या है, मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन। और ये मैकमोहन लाइन 1914 में बना रखी है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स है जिनको साथ के साथ में याद करना जरूरी है। हाई कोर्ट्स जैसे एग्जाम्स होते हैं इसमें इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बारी, अगर किस्मत अच्छी हो तो। तो ऑलमोस्ट बेसिक जो बैकग्राउंड था वो कवर हुआ, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, हम सेलिएंट फीचर्स डिस्कस करेंगे कि हमारा जो संविधान है उसके सेलिएंट फीचर्स क्या है। ओके सर। तो जो मैंने काम दिया है सारा का सारा वो करना है और इसकी पीडीएफ बनाकर ग्रुप में सबमिट करना है, बिल्कुल भी डिले हमें नहीं करना है, ठीक है। सेलिएंट फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे, हर एक कंसेप्ट को पूरा प्रॉपर तरीके से समझेंगे, लिंक करेंगे किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। प्लस क्वेश्चंस भी मैंने जो दिए हैं 3-4 उनको लिखो और उनको सबमिट करो, ठीक है। याद करेंगे साथ साथ में तो ज़्यादा फायदा होगा। देखो पढ़ा तो आज से पहले बहुत है, अब काम करना है याद करने का, कि वो चीज़ें याद करनी है। जब वो चीज़ें याद हो गई ना फिर आप लिख भी पाओगे और फिर एक्सप्रेस भी कर पाओगे, कॉन्फिडेंस भी आएगा। क्लियर? हाँ जी सर।